वाई डू वी डाई? इंडिया में अगर आप देखेंगे हम लोग किस लिए मरते हैं तो 4 मेजर रीजंस आती है। नंबर 1 हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, नंबर 2 कैंसर, नंबर 3 रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और नंबर 1 रिस्क इज स्लीप। तो बिल क्लिंटन ने अपनी आफ्टर हिज प्रेसिडेंसी somebody had asked him what are some of the biggest mistakes you made in your presidency and he listed them out and उसको पूछा गया कि आपके हिसाब से ये गलतियां क्यों हुई। तो he said मैंने एक यूनिक चीज नोटिस की, जब ये गलतियां हुई मैं सोया नहीं था ठीक से। Very big political blunders in the world have happened because they have underslept. हमारी लेडीज को आप एक मैसेज क्या देना चाहिए? Every single lady in this room, my sincere request, please join a gym and build muscle. After you cross the age of 65, death from fall or injury is the leading cause of death for women. अब आपने अभी शुगर की बात करी तो मेरे माइंड में आ गया, जैसे होता है ना कुछ मीठा हो जाए। मैं ये तो नहीं बोलूंगा शुगर मत खाओ, बट मेरे कुछ 3-4 रूल्स है शुगर के। अगर खाना ही है तो डोंट ईट शुगर ऑन एम्प्टी स्टमक। दूसरा, सपोज आपको खाना नहीं है बट दोपहर को मन हो गया कि कुछ मीठा हो जाए भाई, तो हैव योर स्वीट विद, पेयर इट विद समथिंग। डोंट हैव नेकेड शुगर, एम्प्टी कार्ब्स जिसको हम लोग बोलते हैं। आप अगर कुछ मीठा खा रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा फैट ऐड कर दीजिए, थोड़े नट्स ऐड कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, तो हमारा आज का ये एपिसोड इतनी नॉलेज से भरा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या है ना कि मैं अपने क्लब स्पाइसी शुगर्स में हर महीने अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाती हूँ एंड आई फील सो प्राउड कि हमारा लेवल यूं ऊंचा उठता जा रहा है। मुझे खुशी है कि हम सब मिलकर इतना सब कुछ सीख रहे हैं और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप भी इस वीडियो का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि हमारे इस बार के गेस्ट थे लॉन्जिविटी शेरपा प्रशांत देसाई। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में इतना नॉलेजेबल बंदा नहीं देखा। इन्होंने हर बात इतने साइंटिफिक वे में समझाई ना कि मैं इनकी कायल हो गई। मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में हेल्थ, बॉडी डिजीजेस, डेथ के बारे में इतनी बातें नहीं जानी थी। हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस और सबसे बड़ी बात नींद की इंपॉर्टेंस। कितनी जरूरी है नींद हमारी हेल्थ के लिए, ये सब आपको इस वीडियो को देखकर पता चल सकेगा। तो चलिए मिलकर देखते हैं। पूनम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर सच अ लवली ऑडियंस। डर जाता हूँ इतनी महिलाओं के बीच में, लड़कियों के बीच में, बट यस, सेशन आज है अपना हेल्थ और लॉन्जिविटी के ऊपर। आई विल स्टार्ट विथ माई पर्सनल स्टोरी। आई डोंट नो आप लोग कितने को पता है कि मैं ऐसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। किशोर बियानी, राकेश झुंझुनवाला, इनके साथ काम किया है, लेकिन हेल्थ की बातें करता हूँ। रीज़न मेरी खुद की अपनी पर्सनल स्टोरी है दोनों के पीछे। जब मैं 7 साल का था, आई लॉस्ट माई फादर। दिस वॉज 7 मई 1979 एंड बहुत गरीब हो गए हम लोग सडनली। एक तो दौर वैसा था, 79, कंट्री पुअर थी, उसमें से मेरे फादर 37 ईयर्स के थे, तो मेरे एल्डर ब्रदर और आई हम लोग सडनली काइंड ऑफ ऑर्फन हो गए। पैसा नहीं था, तो पूरा बचपन बहुत 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 ज़्यादा गरीबी में बीता। बहुत ज़्यादा गरीब थे हम लोग। मैं कलकत्ता से हूँ एंड यहाँ आपका नाम काइना, या सो काइना है। उसको पूछे कि अभी शी इज़ लिविंग अर मोस्ट वंडरफुल पीरियड ऑफ अर लाइफ। हम लोग सबके लिए हमारी चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट टाइम दैट वी टेल। आप मेरे ब्रदर या मेरे को पूछेंगे तो हम लोग बोलेंगे नहीं, वी डोंट वांट टू इवन रिमेंबर अवर चाइल्डहुड, बिकॉज हमारे लिए हमारा चाइल्डहुड वॉज प्रॉबली द वर्स्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ बिकॉज वी वर वेरी पुअर। एंड जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे थे, एक चीज़ जहन में आ रही थी कि जो मेरे और मेरे भाई के साथ बीती, मैं ये नहीं चाहता था मेरी बेटी के साथ ये बीते। मेरी 2 बेटियाँ हैं। हमेशा ये लगता था कि ऐसा ना हो कि मैं भी चल पड़ूँ मेरे फादर की तरह। मेरे को बचपन में बहुत सारे नाइटमेयर्स आते थे। बस के नीचे आ गया, किसी ने आके मार दिया और मेरी बेटियां अनाथ हो गई। तो ये जब मेरी बेटी हुई तो आस्ते आस्ते ये सारे नाइटमेयर्स कम होने शुरू हो गए। एंड बोलते हैं कि लाइफ हैज़ सम अदर प्लान्स फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे मैं इससे बाहर आ रहा था कि 2014 27 फरवरी को मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने भाई को खो दिया। मेरा भाई 35 साल का था।
सो पिता को खोया, भाई को खोया। तो 2 बेटियां जब मैं बोलता हूँ, एक मेरी बेटी है, एक मेरे भाई की बेटी है तो दोनों मेरी बेटी। तब एक प्रण लिया कि अब तो जीना है, अपने लिए नहीं तो उनके लिए। ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई हेल्थ के ऊपर। लेकिन जैसे ये जर्नी शुरू हुई, एक अलग चीज़ महसूस हुई कि इनके लिए नहीं जीना है, जीना खुद के लिए है। इसलिए अपने लिए जीना था बिकॉज मैं जब अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स याद करता हूँ कभी भी, तो इनवेरिएबली मेरी बेटियों के साथ ही मेरे मोमेंट्स होते हैं। एंड ऐसा लग रहा था कि इनके साथ जब टाइम स्पेंड करके इतनी खुशी मिलती है, तो बाई नेचर हम लोग सब ग्रीडी है, राइट। तो मेरे को और जितना ज़्यादा जीऊँगा उतना ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँगा। इसके अलावा ये तो खाली बेटियाँ हैं। मेरी बड़ी वाली 22 साल की है, छोटी वाली 12 साल की है। एंड अभी तो ग्रैंड डॉटर्स होंगी। तो जब प्रिंसिपल इतना प्यारा है तो इंटरेस्ट विल बी इवन मोर ब्यूटीफुल। सो फिर वो ग्रीड आ गई कि अब तो लंबा ज़्यादा जीना है, क्या कि अपने लिए और अपनी खुशी के लिए ज़्यादा जी सकूँ। ऐसे मेरा कारवां शुरू हुआ। क्योंकि मैंने अपने पिता और अपने भाई को बहुत अर्ली खो दिया था, तो भगवान के ऊपर से मेरा भरोसा उठ गया था। तो मैं भगवान में नहीं मानता हूँ। तो जब आप किसी में नहीं मानते हो तो आपको कुछ और चाहिए जो आप अपने उसको अपना एंकर बना सके। मेरे लिए वो एंकर साइंस बन गया। एंड फिर मैं उस पथ पे चल गया कि हम लोग लंबा कैसे जी सकते हैं। एंड बोलते हैं ना, वन थिंग लेड टू द अदर। मैं यूएस जाने लगा, साइंटिस्टों से मिलने लगा। ये वर्ल्ड ऑफ लॉन्जिविटी को हम लोग जेरोंटोलॉजी बोलते हैं, तो उस पर थोड़ा जाने लगा। समझने लगा कि हम लोग एट अ सेल्यूलर लेवल ह्यूमन बींग्स क्यों एज करते हैं, एंड वाई वी कैन नॉट एज, वाई वी कैन अवॉइड एजिंग। फिर स्टैनफोर्ड गया, स्टैनफोर्ड से मैंने अपना 3 कोर्सेज किए। हार्वर्ड गया, हार्वर्ड से कुछ कोर्सेज किए। एंड जितना मैं अंदर डीप जाता गया, एक चीज़ समझ में आई जिसको हम लोग लॉन्जिविटी बोलते हैं। लॉन्जिविटी के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो हम लोग सब जानते हैं, जिसको हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स दैट वी वांट टू लिव ऑन मदर अर्थ, जिसको हम लोग क्वांटिटी भी बोल सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ लाइफ ऑन मदर अर्थ। बट यही लॉन्जिविटी का देयर इज़ वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग हेल्थ स्पैन बोलते हैं। इट इज़ अबाउट द नॉट अबाउट द नंबर ऑफ ईयर्स दैट यू लिव, बट द लाइफ इन दोज ईयर्स, द क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको बात करते हैं। मेरा पहला फेज सारा इसमें था कि मेरे को लंबा जीना है। एंड लास्ट 5-7 साल में जैसे ही डीपर गए इस सब्जेक्ट में, ऐसा पता चला लंबा जिएंगे या नहीं, लेकिन जितना जिएंगे उतना जीना अच्छे से है। एंड मेरे सेकंड फेज़ में मैंने मेरा पूरा एफर्ट हेल्थ स्पैन के ऊपर डाल दिया, क्योंकि एक चीज़ समझ में आई कि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप लंबा जिएंगे। ऐसा ज़रूर नहीं है कि अगर आप लंबा जिएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। सो वहाँ से ये पूरी मेरी हेल्थ स्पैन की जर्नी शुरू हुई। एंड बहुत जन पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, क्योंकि हेल्थ ऐसे बोलने जाए तो सबको पता है हेल्दी होना क्या है, लेकिन ऐसे समटाइम्स समझ में नहीं आता हेल्दी का मतलब क्या है। सो 3 चीज़ सीखी कि हेल्थ हैज़ 3 कंपोनेंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब मैं बोलता हूँ आई हैव हैड द बेस्ट टाइम विथ माई डॉटर्स, वो बेस्ट टाइम हैज़ बीन मैं अपने डॉटर के साथ कुछ कर रहा था, या उसको ट्रैक पे ले गया, या उसके साथ ज़मीन में बैठ के खेल रहा था, या कुछ एक्टिविटी कर रहा था। और अगर मैं ये सब कुछ अपने ग्रैंड डॉटर के साथ करना चाहता हूँ तो मेरे को फिजिकल हेल्थ चाहिएगी। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ अगर मेरे को ज़मीन पे बैठ के खेलना है, आज जो हमें बहुत आसान लगता है कि हम ज़मीन पे बैठ सकते हैं, एट द एज ऑफ 60, 70, 80, दिस बिकम्स अ वेरी 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 टफ टास्क, बट नॉट डिफ़िकल्ट। अगर हम हमारे फिजिकल हेल्थ में आज इन्वेस्ट करेंगे तो वो हम कर सकते हैं। मेरे को गोल्फ खेलने का बहुत शौक है। गोल्फ एक ऐसी गेम है जो आप 85-90 ईयर्स तक खेल सकते हैं, लेकिन गोल्फ खेलने के लिए मेरे को एक सर्टन मेरी हार्ट की कैपेसिटी चाहिएगी, मेरी लंग्स की एक कैपेसिटी चाहिएगी। उसके लिए फिजिकल हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। सो हेल्थ स्पैन का पहला कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं वो फिजिकल हेल्थ होती है। सेकेंड कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉग्निटिव हेल्थ। आई ऑल्सो वॉन्ट माई ब्रेन टू बी वेरी एक्टिव। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है। बच्चों के स्कूल में जाएंगे, क्विजेस होते हैं। एक टाइम था जब हम लोग 30-40 साल की उम्र में मैनकाइंड मर जाते थे। हमारी एवरेज लाइफ स्पैन 30-40 साल की थी। जैसे जैसे ये 30-40 साल 50, 60, 70, 80 साल तक पहुंची,
तब तक एक चीज़ साइंस ने डिस्कवर की कि हम लोग लंबा इसलिए जी रहे हैं ताकि हम लोग हमारे बेटे और हमारे ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर्स को हमारा विजडम पास करें. लेकिन वो विजडम पास करने के लिए कॉग्निटिव हेल्थ विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. सो हेल्थ स्पैन का मेरे लिए सेकंड कंपोनेंट वाज कॉग्निटिव हेल्थ. एंड थर्ड कंपोनेंट जो हम लोग सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग शायद उसको मेंटल हेल्थ बोलेंगे, मैं उसको इमोशनल हेल्थ बोलता हूँ. एंड इमोशनल हेल्थ इज मेरे लिए द नंबर 1 प्रायोरिटी. इसलिए इमोशनल हेल्थ नंबर 1 प्रायोरिटी है बिकॉज मेरी डेफिनेशन ऑफ इमोशनल हेल्थ बहुत सिंपल है, दैट आई डोंट वांट टू बी मिजरेबल इन माय लाइफ. क्योंकि जब मैं अपने वाइफ से बात करता हूँ, बेटियों से बात करता हूँ, तो वो बोलते हैं जब मैं मिजरेबल होता हूँ मैं उनकी लाइफ मिजरेबल कर देता हूँ. एंड ये आपने हम सबके साथ देखा होगा कि जब हम लोग परेशान हैं तो हम लोग को ये राइट मिल जाता है कि हम बाकी सब जो हमारे इर्द गिर्द है उनकी लाइफ को मिजरेबल करें. तो मेरे लिए इमोशनल हेल्थ इज़ ऑल्सो अ प्रायोरिटी. ये जर्नी वैसे शुरू हुई एंड जैसे जैसे शुरू हुई बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स सामने आने लगी. एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. जब मैंने बोला कि जब मैं अपने बचपन में फादर को खो गया तो एज अ चाइल्ड आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है. किसी को कोई, मेरे को कहीं बाहर खाने जाना है, टॉय चाहिए. एंड मॉम हमेशा बोलती थी गरीब है नहीं ला सकते हैं. तो पूछता था गरीब क्यों है, गरीब इसलिए है पापा नहीं है. एंड तो मेरे पापा क्यों जल्दी चले गए. तो हमको ये फीड किया जाता था जब मैं बचपन में था कि बेटा हम लोग सबकी आयु, हमारी जो लाइफ स्पैन है वो लिखा के आती है. एक यमराज होते हैं, वो आते हैं, जो अब आपका टाइम होगा उस टाइम में आके आपको लेके चले जाएंगे. आज भी यहाँ पर आप लोग कोई बिलीव करता है कि हमारी डेथ डेस्टिनी है, कि हम लोग जब से पैदा होते हैं तब से हमारी एक आयु निश्चित है. आप लोग सब बिलीव करते हैं. अब डेटा देखते हैं क्या बोलते हैं. अगर हम लोग बिलीव करते हैं, माय अंडरस्टैंडिंग इसके आपके पेरेंट्स बिलीव करते होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स बिलीव करते होंगे. यू आर ऑल्सो सीइंग इट. अगर आप देखेंगे तो आज ऑन एवरेज एक इंडियन 69 ईयर्स तक जिएगा. अभी भी हम लोग थोड़े पीछे हैं. सिंगापुर में ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 ईयर्स है. सिंगापुर, हांगकांग, दीज आर द लॉन्गेस्ट लिविंग इकोनॉमीज. इंडिया में इट इज स्टिल 69 ईयर्स या 70 ईयर्स. किसी को आइडिया ये 1930 में कितनी थी इंडिया में, जब शायद आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे? 30 ईयर्स. हाँ, तो अगर आप देखेंगे 1930 में 30 ईयर्स थी इंडिया की और इंडियंस की लाइफ स्पैन. आज हो गई है 70. ऐसा क्या हो गया? यमराज लेजी हो गए, भगवान चले गए, ज़्यादा भगवान आ गए कि सडनली हमको आके गिफ्ट दे दी, ये ले जी ले अपनी ज़िंदगी 40 साल और. तो डेटा से देखेंगे तो एक चीज़ समझ में आएगी. लास्ट ऑलमोस्ट 100 साल में हम लोग ने हमारी लाइफ स्पैन को डबल कर दिया है और मोर देन डबल कर दिया है. होपफुली वी विल कैच अप विद द वर्ल्ड. और ये तो एवरेज है, राइट? अगर आप एक्सट्रीम्स में देखेंगे तो यू विल सी इनफ पीपल हु आर लिविंग टिल 80, 85, 90, 95 ऑल्सो. कोई इंश्योरेंस का काम करता है किसी के हस्बैंड इधर? नहीं. ओके. अगर कोई होता तो, अगर इंश्योरेंस में अगर आप अपनी, जैसे मैं 52 ईयर्स का हूँ, मैं अगर आज एक इंश्योरेंस एजेंट को फ़ोन करूँ कि मैं 52 ईयर्स का हूँ और मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए या लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, वो अपने डेटाबेस में जब मेरे को पूछेगा कि आप स्मोक करते हो? नहीं. दारू पीते हो? नहीं. एक्सरसाइज करते हो? यस. थोड़ी डिटेल्स डालेंगी तो उसको मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाएगी. एंड उसके हिसाब से माई लाइफ एक्सपेक्टेंसी वुड बी अबाउट 85. फॉर मोस्ट ऑफ अस ओवर हियर इट विल बी 75 to 85 ईयर्स ऑफ एज. हिंस ऐसा मानना है मेरा, साइंस भी ये बोलता है कि डेथ इज नॉट डेस्टिनी. ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं मरेंगे. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितने बैठे हैं ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू लिव टिल 100. आंसर टू दैट इज ऑल्सो नो. बट टू स्टार्ट अवर जर्नी ऑफ लाइफ सेइंग दैट आई विल die and that I will die is not up to us, but somebody is writing our destiny is something that I learnt in my life journey that this is not true. But why is it so important to believe that death is not a destiny?
इवेंचुअली आप शादियों में जाएंगे, फंक्शंस में जाएंगे, वहाँ एक कोहर्ट होगा जो सब कुछ खा रहा है, 2 समोसा ज़्यादा, 2 मिठाई ज़्यादा, थोड़ा आइसक्रीम ज़्यादा, और वो आपको फोर्स भी करता रहेगा, अरे तू भी खा, तू भी खा, तू भी खा। इनवेरिएबली जब आप अपने उनसे बात करते हैं क्यों, तो ये एक चीज़ सामने आती है कि यार एक ही तो लाइफ है ना, जी ले अपनी ज़िंदगी, सबका मरना तो लिखा है, तो वाई टेक केयर ऑफ योर बॉडी। एंड दिस इज़ वेयर वी गो ऑन द पाथ which will ensure that we die early. And as I said, health is very personal. I cannot tell anybody to live longer, it is not my right. I am here to educate that if you want to live longer, destiny plays about 20% role, 80% is in your hand. And we will today discuss a lot about what all is in our hands and what all we can do. But more important is it all starts with your belief. मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मानना है कि ऑल बिहेवियर इज बिलीफ ड्रिवन. बिलीव यू कैन, बिलीव यू कांट, ईदर वेज यू आर राइट. हेनरी फोर्ड ने ये बोला था. अगर आप ये बिलीव करेंगे कि भाई डेथ इज डेस्टिनी, योर बिहेवियर विल रिफ्लेक्ट दैट. इफ यू बिलीव death is not destiny but it is under my control somehow, your again behaviors will be different. अगर आप और ज़्यादा डबल क्लिक करेंगे इस थॉट पे, एंड अगर आप देखेंगे कि हम लोग मरते क्यों हैं, वाई डू वी डाई. इंडिया में अगर आप देखेंगे हम लोग किस लिए मरते हैं, तो 4 मेजर रीजंस आती है आज के दिन में. Number 1, anybody, any idea? Heart attack and stroke. Number 2, cancer. Number 3, diabetes is a part of that, yes. Road accidents, it's not number 4, but it is there, you are right. Respiratory problems, because India में तंबाकू, फिर smoking. सो चाहे हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो, चाहे कैंसर हो, चाहे रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, या रोड एक्सीडेंट्स हो, वॉट एवर रीजन्स फॉर डेथ, अगर आप इसके पीछे जाके अगर अपन डबल क्लिक करना शुरू करेंगे तो, एंड अगर हम लोग 1930s में जाएंगे, तब कोई हार्ट अटैक से उतना नहीं मरता था, तब कैंसर से नहीं मरते थे. तब 2 मेजर रीजन्स थे डेथ के. एक थी इन्फेंट मॉर्टेलिटी, ओल्ड एज तो 30-40s ही थी तो मर जाते थे. सेकेंड वॉज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो जाते थे, बीमार पड़ जाते थे, दवाइयाँ नहीं थी, मेडिकल सिस्टम वॉज नॉट डेवलप्ड, हेंस वी वुड डाई अर्ली. सो ये जो हम लोग मेजर कॉजेज ऑफ डेथ आज डिकोड कर रहे हैं, दिस हैज़ हैपेंड इन द लास्ट 70-80 years. एंड इफ दिस हैज़ हैपेंड डिस्पाइट दैट वी आर लिविंग टिल 70 years, जस्ट इमेजिन वॉट इफ वी कैन डू समथिंग अबाउट दिस. ये काफ़ी कुछ अपने हाथ में है. हाउ डू वी काइंड ऑफ गो अबाउट प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक. बोथ माई फादर एंड माई ब्रदर died because of a disease of the heart. They didn't die because of heart attack. So I am at a very high risk that I will die of heart attack or I will die of stroke. अब मेरे को पता है प्रशांत को कि यार बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, आई थिंक आई विल डाई ऑफ अ हार्ट अटैक और स्ट्रोक. अब मेरे पास 2 है. एक तो मैं ये मान लूँ कि हाँ यार हार्ट अटैक से मरना है, क्या फ़र्क पड़ता है, कोक पी लेता हूँ, फ्रूट जूस पी लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ. दूसरा है कि अगर हार्ट अटैक से मरना है तो समझते तो है हार्ट अटैक कैसे होता है, एंड क्या मैं इस हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकता हूँ कि नहीं. कैंसर, एनीबडी हैज एनी आइडिया फर्स्ट कैंसर पेशेंट कब देखा गया? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कैंसर इज अ मॉडर्न डिजीज? पहला कैंसर वॉज सीन इन इजिप्शियन ममीज. कैंसर इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन. ये एक ऐसी बीमारी है जिसका हमारे पास आज भी साइंस के पास आंसर नहीं है कि कैंसर होता क्यों है. ये पता चलता है कि डीएनए में कोई म्यूटेशन में एक डैमेज होता है जिसकी वजह से हमारा बॉडी इज मेड ऑफ 40 ट्रिलियन सेल्स,
एंड ये सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं अपने आप को, और उनकी एक लिमिट होती है, उसके बाद सेल्स अपने आप को मार देते हैं। जब ये सेल्स डिवाइड करना कंटिन्यूअसली करते रहते हैं और भूल जाते हैं कि अब मेरा टाइम खत्म हो गया, मेरे को मरना है, तब इसको कैंसर सेल बोला जाता है, बिकॉज इट कांट स्टॉप डिवाइडिंग। जब ये एक लोकल ऑर्गन में होता है तो इट्स स्टिल कैंसर विच इज लोकल। जब ये और डिवाइड मल्टीप्लाई होना शुरू करते हैं, ये जब फैल जाता है तब इसको मेटास्टेटिक कैंसर बोलते हैं, जिसके लिए लार्जली कैंसर में डेथ होती है। चाहे हार्ट अटैक देखे, चाहे कैंसर देखे, लेकिन एक चीज इज इमर्जिंग अक्रॉस ऑल डिजीजेस कि इफ योर इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग and if throughout your life you have eaten less sugar, chances are that both these diseases you will be able to avoid or at least delay. हार्ट अटैक शुरू हमारे टीन्स में होता है, लेकिन इसको 30, 40, 50 साल लगते हैं टू मैनिफेस्ट। किसी को आपने अभी पेपर में पढ़ते होंगे, कोई 40 ईयर का था उसको हार्ट अटैक आ गया, कभी देखते हैं कोई 50 साल का था उसको हार्ट अटैक आ गया। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है जिसमें एक हमको जीन मिलती है LP लिटिल, उसके कारण हो सकता है। यू कांट डू टू मच अबाउट इट, बट इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट यू कैन रिड्यूस इट थ्रू मेडिकेशन। दूसरा इज ऑल लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर, एंड इस लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर में आप लोग ने अगर ब्लड रिपोर्ट कराया होगा तो आपको सबसे ऊपर में एक सबसे पहला पैरामीटर आएगा जिसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स का दूसरा नाम है फैट। तो हम लोग को लगता है फैट मतलब घी, हम लोग को लगता है फैट मतलब तेल, नहीं। ये फैट भी एक अलग अजीब चीज़ है जो बनती है। सो जब आप ब्रेड खाते हैं, सो ब्रेड के अंदर में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्लूकोज। कभी आप ऐसे ही ब्रेड को मुंह में लेके चबाइए, आप देखेंगे थोड़ी ब्रेड वो स्वीट टेस्ट करेगी, राइट। दैट इज बिकॉज आपका अपना जो सलाइवा है उस ब्रेड को ब्रेकअप कर रहा है, उसमें से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स निकाल रहा है। ग्लूकोज इज अवर बॉडीज प्रेफर्ड सोर्स ऑफ फ्यूल। अगर हमारी बॉडी को जिंदा रहना है फॉर एनीथिंग, इट नीड्स ग्लूकोज। हमारी ब्रेन एक्सक्लूसिवली फंक्शंस ऑन ग्लूकोज। ग्लूकोज इज सो इंपॉर्टेंट दैट हमारी बॉडी उसको एक मात्रा में अपने अंदर रखती है। आप लोग सबके अंदर में 5 से 6 लीटर ब्लड होगा, तो हमको जीवित रहने के लिए 5 ग्राम शुगर चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये 5 से कम हो जाती है तो लॉट ऑफ पीपल विल फील डिजी, आप फेंट होंगे। अगर आपको ये है तो डॉक्टर बोलेगा प्लीज कीप अ बिस्किट विथ यू, कीप सम चॉकलेट विथ यू, समथिंग शुगर, ऐसा कुछ हो तो बैठो, कुछ भी पी लो, बट ब्रिंग, बिकॉज बॉडी डजंट वांट दिस टू गो डाउन, इट हैज टू प्रोटेक्ट। हम लोग साइंस में इसको ग्लूकोज होम्योस्टेसिस बोलते हैं। लेकिन क्या होता है जब अगर आपने एक पूरी कोक पी ली या एक ग्लास जूस पी लिया, एक कोक के अंदर में या एक ग्लास जूस के अंदर में कम से कम 30 ग्राम शुगर होते। तो जब ये 5 ग्राम में अब आपने एक कोक पी लिया तो ये हो गए 35 ग्राम्स। अगर लो इज बैड तो हाई इज वेरी बैड, बट बॉडी बोलता है पहले क्यों बैड है। सो हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमारे सेल के अंदर में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर में जो आपके खाने की केमिकल एनर्जी होती है उसको वो कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी करेंसी को हम लोग ATP बोलते हैं। उसको करने के लिए उसको न्यूट्रिएंट चाहिए और दूसरा उसको ऑक्सीजन चाहिए। सो हमारा ब्लड वेसल ये न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन हर एक सेल को डिलीवर करता है। जो ऑक्सीजन डिलीवर होता है वो रेड ब्लड सेल्स में होता है, हेमोग्लोबिन में होता है। किसी ने HbA1c टेस्ट कराई है, राइट? व्हाट इज दिस HbA1c? सो ये हेमोग्लोबिन है, राइट? जब ये एक्सेस ग्लूकोज आपके ब्लड में रहता है तो ये आपके हेमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स को जाके पकड़ लेता है। जब ये ग्लूकोज प्रोटीन को पकड़ता है तो ये प्रोटीन को डिसफंक्शनल कर देता है। जब ये डिसफंक्शनल हो जाता है तो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलीज करता है जिससे आपकी ब्लड वेसल वीकन हो जाती है। बॉडी को ये नहीं चाहिए। 30 ग्राम शुगर डाल दिया, ये तो हैवॉक क्रिएट कर देगा, शायद उसी टाइम हार्ट अटैक आ जाए। सो बॉडी को इनबिल्ट मैकेनिज्म मदर नेचर ने दी है। हम लोग सबके पास पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। सबने नाम सुना होगा, राइट?
इंसुलिन डॉन की तरह, नाम तो सुना होगा। उसका काम एक है, जिस दिन ब्लड ग्लूकोज लेवल ऊपर होते हैं पैंक्रियाज इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन सारे सेल्स को सिग्नल करता है दरवाजा खोलो, ये एक्सेस ग्लूकोज को अपने अंदर में ले लो। सो सबसे पहले अगर आपने कोक पी और आप एक वॉक के लिए जा रहे हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, तो ये बॉडी यूज कर लेगा। लेकिन आपने तो बैठे बैठे कोक पी लिया, जगह तो है नहीं कहीं उसको एनर्जी को स्पेंड करने के लिए। सो सबसे पहले बॉडी जाके इसको स्टोर करता है मसल्स में। मसल्स इज अवर बॉडीज बिगेस्ट रेजर्वॉयर टू स्टोर ग्लूकोज, इट गेट्स स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। बाद में कभी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो बॉडी मसल से इसको निकाल के यूज़ कर लेता है। जब आप रात को सोते हो, आप तो खाते नहीं हो लेकिन बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए, तो ये रिलीज कर लेता है। बट मसल की कैपेसिटी है 400 ग्राम। अवर मसल कैन नॉट स्टोर मोर देन 400 ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोजन। अज्यूमिंग आप तो बचपन से कोक पीते आ रहे हैं, एक्स्ट्रा ब्रेड, टोस्ट, मिठाई चल रहा है, तो वो तो 400 ग्राम कब का खत्म हो गया है। I'll come to that. Then it says, okay, if I can't store it in the muscle, the second place it can store it is liver. लिवर की कैपेसिटी 100 ग्राम की है। बियॉन्ड दैट इफ इट नाउ हैज मोर ब्लड ग्लूकोज, बिकॉज मैंने तो एक कोक पी ली, उसके साथ मैंने थोड़ी चिप्स भी खा ली, तो देन बॉडी मदर नेचर हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी कॉल्ड फैट सेल्स। वन थिंग ऑल ऑफ यू विल गेट सरप्राइज कि हमारे अंदर में नंबर ऑफ फैट सेल्स आर कांस्टेंट, ये बदलते नहीं है लाइफ में। लेकिन फैट सेल को भगवान ने ऐसी वो दी है कि आप इसको जितना बड़ा करना चाहो कर सकते हो। इट कैन कीप एक्सपेंडिंग लाइक अ बलून। सो जितना ज़्यादा शुगर उतना ज़्यादा ये ग्लूकोज फैट सेल में जाके स्टोर करता है। इसको स्टोर करने के लिए उसको ब्लड से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ये ट्रांसपोर्टेशन को जब करते हैं उसको मेडिकल लैंग्वेज में ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, जो आपके ब्लड रिपोर्ट में आप देखते हैं। तो जो आप फैट देखते हैं ब्लड रिपोर्ट में, ट्राइग्लिसराइड्स is nothing but that excess carbohydrate or glucose or sugar that you ate which the body could not store is now going and getting stored inside the fat. But ये बलून की भी एक कैपेसिटी है, like a bathtub. वो bathtub में अगर नल बहुत ज़्यादा तेज है, गपागप खा रहे हैं, तो bathtub जल्दी फिल हो जाएगा। जब वो जल्दी फिल हो जाता है bathtub, तो वो लीक करने लगता है। जैसे हमारे फैट सेल्स will start leaking. Whenever fat cell starts leaking, they will go and start wrapping itself around your organs. ये liver में जब wrap करता है, we call it as liver fat, fatty liver. ये जब heart में wrap करता है, our heart starts beating slowly. It goes to your eyes, you get glaucoma. It goes to your feet, you have to amputate your feet. It goes to your kidneys, you will have to go for dialysis. बट इसकी जर्नी शुरू हुई थी एक्सेस ब्लड ग्लूकोज। बॉडी वांटेड टू लिव लॉन्गर, तो बॉडी ने पहले आपको मोटा बनाया। 5 ग्राम इज व्हाट बॉडी वांट्स। जब ये 5 ग्राम्स बिकम्स 7 ग्राम्स, सिर्फ 2 एक्स्ट्रा ग्राम इन योर ब्लड वेसल, जब अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर विल से यू आर डायबिटिक। द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल पर्सन एंड अ डायबिटिक इज ओनली 2 grams of sugar which is circulating. This 2 extra gram of sugar, which is 7 grams in your HbA1c report, this will represent itself as 6.7%. 6.7% is the 6.7% of your blood RBCs have got dysfunctional. किसी में 8, 9, 10 ही होता रहता है. But why is this dangerous? Why is this linked to what we spoke about, whether it is heart attack, stroke, Alzheimer's, respiratory problem? Because when you are diabetic, diabetes is the last stop before your train will now go and hit one of these stations. किसी ने बर्निंग ट्रेन पिक्चर देखा था? So ये diabetes is like our burning train. The train is burning, there is no brake, there is only accelerator. अब आपका लक, वो स्टेशन could be heart attack, stroke, Alzheimer's, cancer, it can be any of these things.
which is why this is modifiable. It is under your control, and we'll talk a little bit about a lot of those things. But now to answer your question, Diet Coke, great choice. If you are somebody who likes something sweet but don't want to have a Coke because it has 29 grams of sugar, please replace it with Diet Coke. We will again in the Q&A answer a couple of more questions on Diet Coke, because you will read that Diet Coke, for example, causes probable cancer. You will hear about it causes gut imbalances. We will talk about that in that. Now, whether you look at diabetes, whether you look at obesity, or all these 4 diseases, which both of these together accelerate, मैं इसलिए इसको diabesity बोलता हूँ. The more work I did on this in the US, we realized that there are 4 or 5 things which are under your control. And these are 4 or 5 things that you do almost on a every single day basis. Every single day we eat, every single day we move, every single day we sleep, every single day we stress. These are the only 4 things you have to take care of. Choice is yours. You want to eat more or you want to eat less. You want to sleep more or you want to sleep less. You want to move more or you want to move less. You want to stress more or you want to stress less. सिर्फ यही 4 चीज करना है. And trust me, this is very, very, very simple, but not easy. Like most things in life, they are simple, but not easy. एक चीज आज मैंने की है फर्स्ट टाइम मेरे सेशन में. I have got some gifts over here. Right through our sessions, I will keep asking questions like a quiz. Anybody who answers that right, we will give them. You have to open the gift in front of everyone because there is something inside that I will also talk about. So, Poonam ji, over to you. मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं सेम एज के होते हुए भी कोई थोड़ा सा यंग लगता है, कोई थोड़ा ओल्ड लगता है, ऐसा कैसे होता है? और हमारी बॉडी में ऐसा क्या चल रहा है जो ऐसा होता है? इंटरेस्टिंग. एंड ये आई थिंक अक्सर हम लोग फैमिली रियूनियन में जाते हैं, शादियों में जाते हैं. मैं अपने आप को देखता हूँ, 3 कजिन सेम 52 ईयर्स, कोई यंगर दिख रहा है, कोई एल्डर दिखता है. द रीज़न इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड. मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग सबकी 2 एजेस होती है. एक जिसको हम क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, जो आप अपने पासपोर्ट पे देखेंगे या आधार कार्ड में देखेंगे. दिस इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स यू स्पेंट ऑन मदर अर्थ. बट हमारी और एक एज होती है जिसको हम लोग बायोलॉजिकल एज बोलते हैं, या जिसको हम लोग ट्रू एज बोलते हैं. दिस इज़ हाउ यू आर एजिंग फ्रॉम विद इन. हम लोग ने शुरू में एक बात की थी कि हमारा DNA कंटिन्यूसली कॉपी होता है, फिर म्यूटेट होता है. ये DNA में डैमेज होते रहते हैं एवरी टाइम यू कॉपी. एक एग्जांपल आपको दूँ तो जो CDs आती थी पहले के ज़माने में, जिससे हम लोग गाना सुनते थे, मूवीज़ देखते थे, तो उसके अंदर में सारे गाने वर रिकॉर्डेड एंड डिकोडेड एज बाइनरी नंबर्स 101010. वो सॉन्ग की एक सीक्वेंस होती थी. फिर उसका एक प्लेयर आता था. जब वो आप DVD को प्लेयर में डालते थे और वो DVD बजती थी तो आप गाना सुनते थे. सो हमारे अंदर भी ऐसा ही है. हमारी ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ 38 ट्रिलियन सेल्स. हर एक सेल के अंदर में हमारा DNA है जिसको हम जीनोम बोलते हैं. इसमें हमको 3.2 बिलियन लेटर्स हमारे मदर से मिलते हैं और 3.2 बिलियन लेटर्स हमारे फादर से मिलते हैं. ये दोनों को मिला के 6.4 बिलियन लेटर हर एक सेल के अंदर में होता है, जिसको हमारा कोड है. वो बाइनरी कोड 1 और 0 होता है. DNA का कोड AGTC के हिसाब से होता है. अब आप सोचिए 6.4 बिलियन लेटर्स है, उसको मैं स्ट्रेट लाइन में रखूँ तो इट विल बी 6 फुट टॉल. अगर हम एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का सारा DNA को एक साथ एक स्ट्रेट लाइन में रखेंगे, इट विल गो टू द मून एंड कम बैक 8 टाइम्स. इतना DNA हम लोग सबके अंदर में है. लेकिन आप सोचिए हर एक सेल सेम है. कोई सेल से जाके हेयर बन रहा है, कोई सेल जाके आईज बन रहा है, कोई जाके हार्ट बन रहा है, बट सेम सेल है. वो कैसे जाके आंख बन रहा है, कैसे जाके हार्ट बन रहा है, कैसे जाके नेल्स बन रहा है. तो ये इसका भी हमारे को मदर नेचर ने इसका रीडर दिया है, जिसको हम लोग एपिजीनोम बोलते हैं. तो ये जीनोम के ऊपर एपिजीनोम बैठता है जो ये DNA को रीड करता है.
ये डीएनए को मदर नेचर इंटेलिजेंटली स्पूल करके रखती है, तो इसमें से कुछ जीन्स को ऑन रखती है, कुछ जीन्स को ऑफ रखती है। कौन से जीन्स को ऑन रखती है, ऑफ रखती है, उसको जब ये एपिजीनोम रीड करता है तो वो जाके ये सेल को बोल सकता है, ये सेल तू जाके आइज बनेगा, लेकिन 100 साल तक आइज रहेगा, तू जाके हेयर बनेगा। इसीलिए हमारी ह्यूमन बॉडी प्रिजर्व करती है। जैसे जैसे हम एज होते हैं, जैसे जैसे जब आप डीवीडीज में गाना ज़्यादा सुनते थे तो क्या होता था, वो डीवीडीज में थोड़े स्क्रैचेस आते थे, फिर आप वो गाना तो गाना कहीं पर आके आवाज़ करता था, जाके आवाज़ करता था। तो एजिंग इज नथिंग बट दी स्क्रैचेस ऑन द डीवीडी। आप कितना डैमेज अपने को अंदर से कर रहे हैं उससे पता चलेगा आप कितने एज फास्टर कर रहे हैं। जिसने ये डैमेज ज़्यादा किया अंदर में डीएनए को, जब आप देखेंगे तो वो दिखने में आपको वो थोड़े ओल्डर लगेंगे, देखने में कोई आपको यंगर दिखेंगे। अगेन ये डैमेज कम्स बैक टू आवर फाउंडेशनल 4 थिंग्स दैट एसेंशियली वी स्पोक अबाउट: स्लीप, exercise, nutrition, and stress. Great. Wow. So do men and women, they also age differently? Great question. Do men and women age differently? How many of you think men age faster than women? We all. How many of you think women age faster than men? Not men. Emotionally, I feel. But yes, women go through something, 2 events in their life which men don't go through. One, of course, is childbirth. And second is when you hit your perimenopause and menopause. When you hit that phase, that is a phase where your aging accelerates. So you will see women ki bodies will change significantly after menopause, right? Yeah. Because आपके सेक्स हार्मोन्स कम हो जाते हैं. सेक्स हार्मोन इज नथिंग लाइक बट अ ग्रोथ हार्मोन. वो कम हो जाते हैं. अगर आपने HRT नहीं कराई है तो देर आर चांसेस दैट हैपेंस. सो येस, विमेन एज फास्टर, बट on average everywhere in the world women live longer than men. Yeah. So they age faster, yes, but they live longer also. Great. Wow. बट मुझे तो लगता है कि मुझे लगता है कि इमोशनली स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं. जैसे आपने इमोशनल हेल्थ की बात करी, सो मुझे लगता है कि मेन डोंट वर्क ऑन देयर इमोशनल हेल्थ. एब्सोल्युटली वी डोंट. या मैं तो मेनू फिर भी बोलता हूँ, हम लोग एकदम ही मतलब द वर्ड मेन, मैस्कुलिन, रोना हमको आता नहीं है, हमको शर्म आती है, हेल्प लेना आता नहीं है, हमको लगता है वी आर गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड. तो आई थिंक अगर वर्ल्ड में खाली विमेन होती तो द वर्ल्ड वुड हैव बीन अ बेटर प्लेस. I say this because I have cannot say this thing. No, I say this because I have 2 daughters. We are very much happy with the men also. I understand. But from stress point of view, you are correct. एंड आपने जैसे बताया कि हम लोग कैसे मरते हैं, क्या हम पहले से जान सकते हैं बीमारियों के बारे में और कैसे अपने आप को बचा सकते हैं इस चीज़ से? Somewhere, Poonam ji, that is what I was trying to tell people कि आप जान सकते हैं. अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. ये कहानी थी टाइटैनिक की. किसी ने टाइटैनिक पिक्चर देखी इधर? जी बिल्कुल, एवरीबॉडी. सो इसकी रियल स्टोरी बताता हूँ. टाइटैनिक आई थिंक रात को 10:15 के आसपास उसको आइसबर्ग को जाके उसने हिट किया था. लेकिन उसके 1 घंटे पहले सामने से एक वेसल आई और उसने टाइटैनिक के कैप्टन को वार्न किया कि भाई आइसबर्ग्स आ रहे हैं, बी केयरफुल. उसके बाद और एक शिप आई, उन्होंने भी टाइटैनिक को बोला कि यार तू इतने फास्ट क्यों जा रहा है, आइसबर्ग्स है, बी केयरफुल. बट वो अलग ही रात थी. द सी वॉज वेरी काम, एंड बिकॉज द सी वॉज वेरी काम, कैप्टन गॉट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट सी इज काम, नथिंग बैड कैन हैपन, एंड ही सेंट अ मैसेज डाउन, accelerate, we want to go fast, because he wanted to show everybody inside how fast can this bigger ship go. And then we all know what happened. Why is this story important to the question you asked? हमारे सबके पास ये आज methods है
to know where our icebergs are. If I know where my icebergs are, I know whether I want to slow down my life or I want to accelerate my pace. ये बहुत डिफिकल्ट है 20 to 23 year old को समझना, बिकॉज वो लोग इस फेज में है कि जहाँ द वाटर्स आर वेरी कम, so they will abuse your body, because even after they have abused their body today by either under sleeping, overeating, not exercising, next day they feel fresh. You can spot this iceberg. एक मेथड मैंने बोली, take your family history. It will tell you कहाँ का icebergs है, at least from a historical context or from a risk point of view. Get your blood tests done. There are specific markers for heart health. Unfortunately अभी मैं इंडिया में ये टेस्ट आई नहीं है, बट आप लोग US ट्रैवल करते हो, द सिंगल बिगेस्ट प्रेडिक्टर whether you are at a high risk of a heart attack or a stroke is a test called ApoB particles. So हम लोग सबको लगता है LDL कोलेस्ट्रॉल खराब है और HDL कोलेस्ट्रॉल अच्छा है. वी ऑलवेज से गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल. तो ये जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, जो हम लोग ने ट्राइग्लिसराइड्स की बात की, फैट्स की बात की, दोनों कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स आर अ फॉर्म ऑफ फैट. ठीक है. फैट ब्लड वेसल्स में ट्रैवल नहीं कर सकते बिकॉज ये फैट है. इस पानी में मैं ऑयल डाल दूंगा या घी डाल दूंगा तो ये ऊपर होगा, ये अंदर नहीं जा सकता है, बिकॉज दिस इज, हम लोग साइंस में इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक. अब उसको तो जाना तो है, वो ट्राइग्लिसराइड को जाके फैट सेल में डिपॉजिट तो होना है. तो वो डिपॉजिट होने के लिए उसको एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है जो ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर सके. उस व्हीकल को हम लोग लिपोप्रोटीन बोलते हैं. जो आपने LDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं या HDL, जो लास्ट का L है उसको लिपोप्रोटीन बोलते हैं. ये कुछ नहीं बट के आप समझ लीजिए एक टैक्सी है, राइट. ये टैक्सी अपने आप अकेले नहीं जाती है, टैक्सी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल भी जाता है और ट्राइग्लिसराइड दोनों साथ में सवारी लेते हैं. ये टैक्सी अपने ऊपर एक रिबन को रैप करती है जिसको हम लोग लिपोप्रोटीन B बोलते हैं, A लिपोप्रोटीन B. एंड जितनी ज़्यादा टैक्सी, हर एक टैक्सी में एक एपोलिपोप्रोटीन होगा, राइट. जब ये टैक्सीज बहुत फास्ट जा रही है आपके ब्लड वेसल्स में, जस्ट इमेजिन करिए हमारी ब्लड वेसल इज अबाउट 2 mm to 3 mm थिक. डिफरेंट ब्लड वेसल विल बी स्लाइटली थिकर ऑन एवरेज 2 to 3 mm में. इसकी हम लोग डायमीटर अगर लेंगे ना, तो एक डायमीटर में कम से कम 1.5 लाख टैक्सियाँ होती है. सो उतनी टैक्सीज ट्रैवल कर रही है. जब इतनी ज़्यादा टैक्सीज ट्रैवल कर रही है तो ये टैक्सीज हमारे ब्लड वेसल्स में कहीं ना कहीं अटक जाएगी. जब ये अटक जाती है तो वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलीज करती है. When this releases oxidative stress, your blood vessel is weakening. If this blood vessel ruptures, you have a big problem. So the body sends soldiers to repair it. तो ये जाके इस जो अटक गई है टैक्सी उसको निकालते हैं जाके. ये HDL कोलेस्ट्रॉल भी ये काम करता है, लेकिन हमारे ब्लड वेसल्स जितने ज़्यादा ये अटकते हैं उतने ज़्यादा मेरे को सोल्जर्स भेजने पड़ते हैं. तो ये अटक के हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाते हैं. तो आप जा रहे हो टैक्सी से उसको हटा रहे, बट जितने ज़्यादा अटक रहे उतनी ज़्यादा टैक्सी जा रही है. तो ये साइट हमारी बड़ी होती जाती है. जब ये बड़ी जो होती जाती है तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाती है. जब ये ब्लड वेसल के अंदर आ रही है तो आपकी वेसल नैरो हो जा रही है. जैसे ये नैरो होते जाती है बॉडी इसको बचाने के लिए एक प्लाक क्रिएट कर देता है ताकि ये और नहीं बढ़ सके. अगर और आपने इसमें डैमेज किया तो ये प्लाक फट जाएगी. जब ये फट जाती है तो ब्लड में क्लॉटिंग होती है, जो ब्लड क्लॉटिंग को इसको रोकने के लिए ट्राई करता है. अगर ये आपकी वेसल्स पूरी ब्लॉक हो गई तो आपको हार्ट अटैक आता है. द क्वेश्चन इज क्या आप इसको पहले पता तो होना चाहिए कितनी टैक्सियाँ अटकी हुई है. जितनी ज़्यादा टैक्सी अटकी हुई है उतनी ज़्यादा आपका चांसेस है टू गेट दैट. हम लोग ने वो LP(a) की बात की जो जेनेटिक कंपोनेंट है हार्ट अटैक में. वो जेनेटिक कंपोनेंट में भी ये एपोलिपोप्रोटीन B, ApoB जिसको बोलते हैं, वो रैप किया होता है. बहुत जन को जेनेटिकली ये होता है तो उसमें ऑलरेडी ये हाई है. तो कभी कोई 35 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक आता है. अनफॉर्चुनेटली उसने ये टेस्ट नहीं कराई थी कि वो LP(a) उसमें कितने हैं. तो थ्रू टेस्ट्स, वेदर इट इज योर टेस्ट फॉर ब्लड glucose, whether it is your test for lipid profile, whether it is your liver function test, your kidney function test, अगर आप रेगुलरली कराएंगे तो आपको एक सेंस आ जाएगा कि आइसबर्ग कितना दूर है.
अगर मेरे को पता चल जाता है ये आइसबर्ग दूर है, तो मेरे को पता है मेरे को इस वेसल को या तो उस आइसबर्ग से दूर लेके जाना है या इसको स्लो डाउन करना है. तो आई फील देयर आर मेनी वेज इन विच यू कैन अवॉइड दिस इफ यू वांट. What a way to I mean इतने अच्छे से आपने इस बात को समझाया है ना कि आई होप सभी को बहुत क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच प्रशांत जी. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपकी नज़र में हेल्थ की क्या डेफिनेशन है? कई बार कहा जाता है हमारी जो सोसाइटी है, कोई ओवरवेट हो तो उसे अनहेल्दी मान लेती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सो मेरी तो डेफिनेशन नहीं है पूनम जी, बट साइंस की डेफिनेशन है जी. हम लोग जो हमारी बात हुई, चाहे वो हार्ट अटैक था, कैंसर था, ओबेसी, अल्जाइमर था या रेस्पिरेटरी, ये सब के पीछे में हम लोग ने दो चीज़ देखी. डायबिटीज़ भी थी, ओबेसिटी भी थी. तो एक जेंटलमैन थे जॉर्ज रीवन करके, उन्होंने देखा कि उनके क्लिनिक में जो हार्ट अटैक के बहुत सारे पेशेंट्स आते थे, एक उन्होंने देखा कि ये लोग ओवरवेट थे, एक उसने देखा कि इनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई थी. फिर उनकी रिपोर्ट जब पढ़ी तो उसको तीसरी चीज़ मिली, इनकी ब्लड प्रेशर भी हाई थी. तो उसने इसके पीछे जा के समझ में आया कि एक 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है. तो इसको इन्होंने नाम दिया सिंड्रोम एक्स, जिसको आज हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं. अगर आप बेसिक कॉमन पार्लांस में बोलेंगे तो हेल्थ इज़ नथिंग बट योर मेटाबॉलिक हेल्थ. सो इसके 5 पैरामीटर्स होते हैं एंड यू गाइस कैन नोट इट डाउन और यू कैन गूगल इट. सबसे पहला है ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, जो मेरी अपनी पहली बात हुई थी. ये कितने ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं? अगर आप गूगल में देखेंगे तो वो बोलेंगे योर ट्राइग्लिसराइड लेवल शुड बी लेस देन 150. बट क्या ये एवरेज ह्यूमन के लिए है? तो अगर आपको एवरेज 69 ईयर्स जीना है तो बिलो 150 इज गुड. मेरे को 85 तक जीना है, तो दैट नंबर फॉर मी इज ऑप्टिमल, विच आई वांट टू ब्रिंग इट डाउन बिलो 100. सो दैट्स योर फर्स्ट पैरामीटर वेदर यू आर हेल्दी और नॉट. सेकेंड पैरामीटर इज योर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, जो हमारी बात हुई थी जब ग्लूकोज बढ़ जाता है. फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज नीड्स टू बी लेस देन 100. ओके. तीसरा इज व्हाट इज योर waist circumference. For us men this is 38 inches. For women, from your belly when you measure, if it is more than 34, it is also one of the parameters of metabolic health. Then is your blood pressure. Okay. Your blood pressure should be 120/80. Sometimes हमारा blood pressure जब 120/85 होता है, हमको 5 means high blood pressure. 125/85 is even worse. So fourth parameter is blood pressure, and fifth parameter is your HDL cholesterol. As I said, HDL cholesterol का एक काम है ये टैक्सीज को निकाल के वापस लिवर को ट्रांसपोर्ट कर देना. तो your HDL cholesterol should be more than 50 for men and more than 40 for women. So ये 5 parameters is what science defines as health. जिसको हम लोग मेटाबॉलिक हेल्थ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं. इफ 3 out of these 5 पैरामीटर्स आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, विच मीन्स यू आर मेटाबॉलिकली अनहेल्दी. ओके. लास्ट मैंने जो काम किया था और बातें की थी, उससे पता चला टुडे 83% ऑफ अर्बन इंडियन इज मेटाबॉलिकली अनहेल्दी. सो ओनली 17% पीपल आर पीपल जिसको ये एक कंडीशन होगी या 2 होगी लेकिन 3 नहीं है. अगर कोई भी एक कंडीशन लेंगे, माई सेंस इज 95% ऑफ इंडियंस आर नॉट हेल्दी. बट दिस इज एज पर साइंसेस डेफिनेशन ऑफ व्हाट हेल्दी इज. बट यू ऑल्सो आस्क्ड पूनम जी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि सोसाइटी में हम लोग मोटापे के साथ हेल्थ को जोड़ते हैं, बट ये गलत है. देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड थिन इनसाइड फैट आउटसाइड. So a lot of people may be overweight, but they will be metabolically healthy. I don't care in terms of the weight. Okay. Yes. I don't care in terms of how they look. कोई मेरे को पूछता है या मेरे को lot of people write to me, cousins हुए, मैं formal consultations तो नहीं करता हूँ. So the first thing I will check is these 5 parameters. मेरे को उसका वेट नहीं जानना है, कुछ नहीं जानना. ये 5 पैरामीटर्स अगर चेक में है, देन यू आर मेटाबॉलिकली हेल्दी. इफ यू आर मेटाबॉलिकली हेल्दी, यू हैव डिलेड ऑल द डिजीजेस दैट वी काइंड ऑफ स्पोक ऑफ.
The converse is also true. Lot of thin people may not be metabolically healthy. क्यों? अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आपके पास मसल मास नहीं है. अगर आपके पास मसल मास कम है तो मसल इज योर रेजर्वायर टू स्टोर एक्सेस ग्लूकोज. सो अगर आपने एक्सेस मसल नहीं बनाए हैं तो आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज तो हाई होगा, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हाई होगा. ऑन द कॉन्ट्ररी, ग्लोबली there are more thin people who are unhealthy or who have metabolic syndrome than more obese people who have metabolic syndrome. So ऐसा ज़रूरी नहीं है कि people who are overweight means they are unhealthy. This we really did not know before. Wow. So sleep, nutrition, exercise, gut health, अगर इनमें से मुझे चारों tactics में से किसी एक को चुनना हो तो आप क्या कहेंगे, मुझे क्या चुनना चाहिए? मोस्ट पीपल न्यूट्रिशन को ओवरवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा खाने में ख्याल रखते हैं. बट ये मेरे लिए भी बहुत 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 बड़ा लर्निंग था लास्ट 5 साल में. एंड थैंक्स टू ऑल द साइंटिस्ट एट हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड जिससे बात की, योर नंबर 1 रिस्क इज स्लीप. स्लीप, देर इज नथिंग मोर फाउंडेशनल फ्रॉम योर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू देन योर स्लीप. एंड सोचिए, हम लोग इवॉल्व हुए. पहले अगर आप 3-4 लाख साल पहले चले जाएंगे तो हम लोग गोरिल्लास थे, एप्स थे. वहाँ से हम लोग ह्यूमंस बने. हमारी होमोसेपियंस की हिस्ट्री 3 लाख साल की है. प्लांट्स आए थे 460 मिलियन ईयर्स बैक, 46 करोड़ मिलियन ईयर्स बैक प्लांट्स केम. फिर ओशन लाइफ आई, फिर एनिमल्स आए, फिर हम आए. लेकिन एवरी सिंगल लिविंग थिंग फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स टू ओशन लाइफ ऑल स्लीप. देयर इज ओनली वन स्लीप, वन स्पीशी दैट प्राइड्स इन अंडर स्लीपिंग, विच इज ह्यूमंस. राइट? कोई तो रीजन होगी कि 16 घंटा जगने के बाद मदर नेचर हमको सुलाई देती है. yes. कुछ भी हो जाए, आपने अगर 16 घंटा जगे हैं तो मदर नेचर आपको सुलाएगी. एज इंडस्ट्रियलाइजेशन आई हमारे लाइफ में, एज हमको बहुत शौक होता है कि हाईएस्ट रोटी चाहिए, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड. वही अगेन बिलीफ एंड बिहेवियर. राइट? एक लाइफ जी ले अपनी जिंदगी, जीने के लिए टाइम चाहिए. तो वो टाइम कहाँ से लाऊं? है तो 24 घंटे. तो बोला सबसे यूजलेस चीज़ हम लोग क्या करते हैं? सोते हैं. तो चलो सोने से टाइम निकाल लो. Such is that the WHO has declared undersleep as an epidemic in the world. Right? Last 50 साल में our sleep has gone down by 25%. सोचिए अगर मैं आपको बोलता लास्ट 50 साल में हम लोग ने 25% लेस ऑक्सीजन ब्रीथ करना, तो हम लोग मर गए होते आज के दिन. पूरी स्पीशी ह्यूमन मैनकाइंड चली गई होती. बट वी आर स्लीपिंग 25% लेस एंड स्टिल वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट. मैं अपने ऑफिस में देखता हूँ, किसी ने ऑल नाइटर मारी तो नेक्स्ट डे HR ताली बजवाता है. ही गेट्स रिवॉर्डेड. एंड आफ्टर 65 आपकी सर्केडियन रिदम शिफ्ट हो जाती है. तो जो आप अप टू 60-65 जो 7-8 घंटा सो सकते थे, 60-65 के बाद आप नहीं सो पाएंगे. ओल्ड एज में मेडिकेशंस की वजह से, आपके DNA डैमेज की वजह से वो नींद नहीं आती है, लेकिन आप वो नींद ड्यूरिंग द डे निकाल लेते हैं. बिल क्लिंटन नाम सुना है? राइट? सो बिल क्लिंटन ने अपनी आफ्टर हिज प्रेसिडेंसी ही वाज आस्क्ड, आई थिंक उसने किताब में लिखा था कि somebody had asked him कि what are some of the biggest mistakes you made in your presidency, and he listed them out कि ये मेरी 4-5 बहुत बड़ी गलतियाँ थी. एंड उसको पूछा गया कि आपके हिसाब से ये गलतियाँ क्यों हुई? तो इसे मैंने एक यूनिक चीज़ नोटिस की, जब जब ये गलतियाँ हुई मैं सोया नहीं था ठीक से. Very big political blunders in the world have happened because they have underslept. ये लोग ने यूके में एक एक्सपेरिमेंट किया. 8 साल के बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा. एक कोहॉर्ट के बच्चों को 8 घंटा सुलाया, एक कोहॉर्ट के बच्चों को सिर्फ 2 घंटा कम सुलाया, 5 दिन के लिए 6. जो बच्चे 8 घंटा सोए और जो बच्चे 6 घंटा सोए, जो 6 घंटा सोए, they had 200% हायर रिस्क ऑफ फ्लू.
क्यों? कभी सोचा है? इम्यूनिटी। कभी सोचा है जब हम बीमार होते हैं तो हम लोग सोते क्यों हैं इतना? बॉडी इज रिपेयरिंग, योर इम्यून सिस्टम इज केयरिंग अप। सो ये बॉडी का सिस्टम आर्मर है। हमारे सारे ग्रोथ हार्मोन्स, हमारे सेक्स हार्मोन्स, 90% of our sex hormones are made in REM sleep, when we sleep. But REM sleep का और एक बहुत बड़ा महत्व है, वो है सपना देखना, ड्रीम्स। ड्रीम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। जब हम ड्रीम करते हैं तब जो हमको करना है या नहीं कर सकते वो हम ड्रीम्स में प्ले आउट करते हैं। हर रात जब हम सोते हैं हमारी ब्रेन हमको यहाँ से पैरालिटिक कर देती है, एवरी सिंगल नाइट। कभी सोचा है कि हम लोग कोई एक्शन पिक्चर देख के रात को वापस में मार रहे हैं किसी को, लेकिन हम लोग वो एक्ट आउट कर नहीं रहे ड्रीम्स में, बिकॉज बॉडी ने यहाँ से हमको पैरालिटिक कर दिया। लेकिन वो एक्ट आउट करना है इस बॉडीज वे ऑफ डीलिंग विथ व्हाट यू वेंट थ्रू। ड्रीम इज मदर नेचर्स वे टू हेल्प यू डील विथ ट्रॉमा। ओल्डन डेज में जब हमारे एंसेस्टर हंट के लिए जाते थे, किसी जाके शिकार करने गए, लेकिन वो एनिमल ने आके अटैक कर लिया, फाड़ दिया। अगर ये आदमी वापस हंट करने नहीं जाएगा तो बच्चे भूखे रहेंगे, मर जाएंगे। बट वो ट्रॉमा में एक एनिमल ने आके उसको अटैक कर दिया, खूंखार एनिमल ने। हाउ डज इट कम आउट ऑफ दिस? द ओनली वे ही कैन कम आउट ऑफ दिस इज व्हेन ही स्लीप्स एंड ही ड्रीम्स। इन दीज ड्रीम्स ही विल गो एंड ट्राई टू फाइट दैट एनिमल। उसका ट्रॉमा कम हो जाता है। एनीबडी हैज एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी। My brother's wife, when my brother died, the only medicine that the doctor prescribed was sleeping pills. Sleeping pills, yeah. Google का आइडिया लैरी पेज को स्लीप में आया। Frankenstein was written in sleep. So when we sleep, when we dream, we become a lot more creative. गांधी जी का कोट है, Every night when I sleep, I die. Every day when I wake up, I am born again. दलाई लामा ने बोला है, sleep is the best meditation. That is so true. Sometimes even I feel कि जब मॉर्निंग में उठकर वर्कआउट करना हो, अगर थोड़ा सा भी कम सोई होती हूँ तो अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। और अगर मेरी 7 आवर्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन 8-8.5 घंटे सोती हूँ और आराम से सोती हूँ। एंड ये अभी भी मैंने आपके आंख में एक झिझक देखी कि जब छुट्टी होती है तो 8-8.5। Why are we shameful about the fact that we are sleeping more? This sleep has a societal issue. We have an image issue in sleep. That's so true. Often we will say, I'll sleep when I die. Most common thing I will hear. तो उनको मैं बोलता हूँ, sleep or you will die. There is not a single bodily function that does not get massive acceleration when we sleep, and converse is also true. ऐसा कोई bodily function नहीं है जो deteriorate होता है जब हम नहीं सोते। So my first protocol will be sleep, sleep, sleep. And कितना 7-8 hours की sleep लेनी चाहिए, कितनी लेनी Generally बोलते हैं जरूरी? 7 से 9 घंटा सोना चाहिए। जी। But science की definition है of sleep, इसमें 4 चीज़ आती है। सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ स्लीप 7 to 9 hours. Second is quality of sleep. Try and sleep continuously for that 7 to 8 hours. Third, which is the more important part, is consistency of sleep. Just because you've slept 2 nights for 7 hours, then 2 nights for 5 hours or 6 hours, if you break the consistency, you have to restart again. So consistency is very important. And last is timing of sleep. Yeah. Timing of sleep has nothing to do with when you go to bed or when you wake up. We all sleep as per our chronotype. There are morning people, there are evening people, and then there are in between people. और ये आपके ऊपर नहीं है। हमारे स्लीप के 9 जीन्स हैं और ये 9 जीन्स हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, तो ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, आप मॉर्निंग है, आप इवनिंग है, या आप इन बिटवीन है। बहुत सिंपल है, गूगल करिए MEQ। MEQ इज़ मॉर्निंग इवनिंग क्वेश्चनर।
19 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, उसको सिंपल क्वेश्चन है, ऑनेस्टली आंसर करिए. You will know whether you are a morning person, evening person, or an in-between person. Sleep accordingly. 1/3 of the world is morning, 1/3 of the world is evening, and 1/3 of the world is in between. So nothing great if you are a morning person. Don't go and chest your मैं तो मॉर्निंग नहीं, सब सेम ही है, बट स्लीप एज पर योर chronotype. एंड आई फील कि जैसे मुझे लगता है कि आई एम अ इवनिंग पर्सन, बिकॉज मेरा माइंड जो है वो रात को ज़्यादा वर्क करता है. जैसे मैं अगर अपना रिटन वर्क कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो रात को आई फील कि वो ओवर एक्टिव होता है, थॉट्स ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं, ऐसा होता है. एब्सोल्युटली पॉसिबल. यू मे बी एन इवनिंग पर्सन. सो ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, मॉर्निंग, इवनिंग एंड इन बिटवीन. मॉर्निंग में भी जाएंगे तो एक्सट्रीम मॉर्निंग होगा, एक्सट्रीम इवनिंग, सो इट कुड बी. सो आप जैसे ज़्यादा घी पे भी जोर देते हैं, कम कार्ब्स एंड शुगर, तो क्या आप खुद भी क्या कीटो डाइट लेते हैं, या मतलब कौन सी डाइट लेनी चाहिए एक्चुअली? आप कौन सी ले रहे हैं डाइट, और यू लुक सो फिट एंड फाइन, एंड हम लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सी डाइट लेनी चाहिए? So I have the best diet in the world, and my best diet for everybody is a diet that you can adhere to. A diet जो आप follow कर सकते हैं 365 days a year is a good diet. बट बेसिक प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर करूंगा न्यूट्रिशन के, विच ऑल ऑफ अस शुड बी अवेयर. हम लोग कितना वेट गेन करेंगे या वेट लूज करेंगे, ये एनर्जी बैलेंस पे डिपेंड करता है. कितनी एनर्जी अंदर गई, कितनी एनर्जी बाहर आई. एनर्जी जो अंदर जाती है खाने से आती है, जिसको हम लोग कैलोरीज इन बोलते हैं. फ्रॉम कैलोरीज परस्पेक्टिव 5 चीज़ याद रखिएगा. जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग खाते हैं, कार्ब्स जिसको बोलते हैं, every gram has 4 calories. Protein, every gram again has 4 calories. Fat, घी जैसे आपने बात की, तेल, every gram has 9 calories. Alcohol अगर कोई पीते हैं इधर, तो alcohol also has calories. It has 7 calories. And जो हम लोग फाइबर खाते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे बाद में. फाइबर हैज़ अबाउट 2 calories. So one that broad framework माइंड में रखिएगा. अगर आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होगी, कैलोरीज इन होगी और आपकी कैलोरीज आउट नहीं होगी, तो यू विल गेन वेट. ओके, कैलोरीज आउट वाला इक्वेशन या एनर्जी आउट वाला इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. सबको लगता है मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा तो मैं वेट लॉस करूँगा. एक्सरसाइज कैन ओनली कॉन्ट्रीब्यूट 10% ऑफ योर एनर्जी आउट, नॉट मोर देन दैट. ओके, so what is the balance 90 or 100% for people who don't exercise? 60% is all the energy you need to just remain alive. जैसे मैं अभी चुपचाप बैठा हुआ हूँ यहाँ सब, उसके लिए भी हार्ट काम कर रहा है, बॉडी काम कर रहा है, ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ब्रेन्स काम कर रहा है, उसके लिए एनर्जी चाहिए. 60% ऑफ आवर एनर्जी आउट इज दिस, इसको हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं. बट डोंट वरी, दिस इज 60% ऑफ योर एनर्जी. 20% इज इंटरेस्टिंग, इसको हम लोग बोलते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस. सो आप देखेंगे बच्चे बहुत ज़्यादा भागते रहते हैं, फिडल करते रहते हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते हैं. सो एनी एक्टिविटी दैट इज नॉट एक्सरसाइज इज नीट. आप देखें बहुत जन को आदत होगी पैर हिलाएंगे, बहुत जन हाथ हिलाते हैं, कोई बैठ ही नहीं सकता है, उसको आदत ही है हलचल करने की. So इसको नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी. दिस इज अबाउट 20% ऑफ योर एनर्जी आउट. बैलेंस 10 to 15% अगेन गोज बैक टू कैलोरीज इन. सो जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, जो एनर्जी एक्सपेंड करती है बॉडी टू कन्वर्ट दैट फूड इनटू न्यूट्रिएंट. तो जब हम कार्ब्स खाते हैं, 100 ग्राम कार्ब खाते हैं, तो बॉडी को सिर्फ 2% एनर्जी चाहिए इसको कन्वर्ट करने के लिए. तो इट इज़ नॉट एनर्जी वेरी एफिशिएंट फ्रॉम बर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू. जब हम प्रोटीन खाते हैं उसके लिए ज़्यादा एनर्जी, उसके लिए हम लोग को 20 से 30% चाहिए. तो अगर मैं 100 ग्राम प्रोटीन खाता हूँ तो 30% तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी चली जाएगी. जब हम फैट लेते हैं तो उसको 10% चली जाती है. सो कैलोरीज इन और एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट विल डिसाइड हाउ मच यू वे. सो ये न्यूट्रिशन का एक बेडरॉक है. जब आप
अपना खुद का डाइट बनाए. एटलीस्ट यू शुड नो, एक दिन या 2 दिन या 3 दिन एवरी सिंगल थिंग दैट यू आर ईटिंग उसको नोट डाउन कर लीजिए. 1 रोटी, 2 रोटी, 2 चम्मच घी, इतनी सब्जी. एक आपको बेसिक फ्रेमवर्क आ जाएगा, गूगल में भी डाल देंगे अप्रॉक्सीमेट इतनी कैलोरीज में खा रही हूँ, राइट. एनर्जी आउट डिफिकल्ट होगी. अब आपको वहाँ से वेट गेन करना है तो कैलोरीज बढ़ानी पड़ेगी, कम करना है तो कैलोरीज को आपको कम करना पड़ेगा. सो दैट्स वन. सो योर कैलोरीज डिसाइड हाउ मच यू वे. आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हमने बात की, कार्ब्स हुए, फैट हुए, प्रोटीन्स हुए या अल्कोहल हुआ, दे विल डिसाइड हाउ यू लुक. ओके. Somebody is on a 80% high carb diet will look fatter because all that carb, हम लोग ग्लूकोज की बात की, ब्लड ग्लूकोज हाइक जाके फैट बनाएगा. अगर आपका 50% और 40% of that calories coming from protein, then you will have muscles. You will look toned. So calories decide how much you weigh. Your macro contribution, कितना परसेंटेज दे रहे, will decide how you look. इस मैक्रो के बेसिस के ऊपर आपको पता चलेगा आप इस मैक्रो में से आपको कितने न्यूट्रिएंट्स मिले या माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन्स कितने मिले, मिनरल्स कितने मिले. दे विल डिसाइड हाउ यू फील. सो ये बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट इफ यू कीप इन माइंड, देन यू बिल्ड योर डाइट. बट आई recommend everybody should build their own diet. When you build their own diet, you will remain consistency. For me, कंसिस्टेंटली ट्रम्प्स, विच इज़ वाई आप डाइट की वर्ल्ड में देखेंगे तो अमेजोन में टाइप कर लो अभी भी कोई बुक्स ऑन डाइटिंग, यू विल गेट 40,000 बुक्स ऑन डाइटिंग. बिकॉज कोई डाइट किसी के लिए काम की है, फिर उसने उसको ट्रेंड बना दिया. किसी ने कीटो बना दिया, किसी ने पेलियो बना दिया, किसी ने हाई कार्ब लो फैट, बिकॉज किसी के लिए काम की है. सो डाइट सबके लिए काम करते हैं लेकिन सबके लिए काम नहीं भी कर सकते. सो यू डिसाइड वॉट योर डाइट इज. The basic building blocks of diet is generally, if you don't want to add weight or don't want to add wrong type of weight, you always lead with protein. प्रोटीन की एक बहुत बड़ी दूसरी खूबी है, एक्स्ट्रा कार्ब्स खाओगे वो फैट बन जाता है, एक्स्ट्रा फैट खाओगे वो फैट बन जाता है. एक्स्ट्रा प्रोटीन कैन नॉट बी स्टोर्ड, इट विल कम आउट इन द मॉर्निंग. दूसरा, आप 100 ग्राम पनीर खा लो, 100 ग्राम फिंगर चिप्स खा लो. 100 ग्राम फिंगर चिप्स के 1 घंटे बाद आपको भूख लगेगी, 100 ग्राम पनीर के बाद 3 घंटे भूख नहीं लगेगी, बिकॉज पनीर इज वेरी सेटिएटिंग. सो व्हेन यू मेक पनीर योर और प्रोटीन योर फ्रेंड, you will cheat lesser. So I think go with protein, then get good fats, because it will keep you fuller again, then add your carbs. But again, personal choice. Great. प्रशांत जी, आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ कि हमारी लेडीज़ को अगर अपनी कोई नींद सुधारनी है, बेटर करनी है, उसके बाद एक काम क्या करना चाहिए? और क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए तो हम लोग ने तो बात कर ली, बट करना सबको चाहिए अगर ज़्यादा जीना है तो, अगर हार्ट अटैक, कैंसर, डिजीजेस नहीं चाहिए तो. बट 4 बहुत इजी लो हैंगिंग फ्रूट्स है अच्छी नींद आने के लिए. यू नीड टू बी डेफ, ब्लाइंड, नो डेफ, you need to be blind, yes. You should be hungry, deaf, noise होगी तो आपको सोने नहीं देंगे, and cold, fourth. So try and sleep in your room, कोई noise ना हो तो better है. If you are living in a joint family, it is out of your control. I think 100 रुपए के आते हैं ear plugs. जब मेरी वाइफ अपने मूड में होती है तो मैं और मेरी डॉटर ईयर प्लग्स लगा के सो जाते हैं. सेकेंड इज ब्लाइंड. योर रूम नीड्स टू बी एब्सोल्युटली डार्क. हमको लगता नहीं है लेकिन आप ऐसे भी करेंगे, वो हमारा सिग्नल टू वेक अप इज लाइट. दैट इज हाउ मदर नेचर क्रिएटेड अस. थोड़ी सी भी लाइट होगी तो योर ब्रेन इज गेटिंग सिग्नल दैट इट्स टाइम टू वेक अप. अगेन, हस्बैंड को टीवी देखना है, वाइफ को सोना है, वाइफ को सोशल मीडिया देखना है, हस्बैंड को सोना है, तो ईयर मास्क, आई मास्क,
make it your friend. Third is cold. किसी ने नोटिस किया विंटर में हम ज़्यादा सोते हैं? बिकॉज टेम्परेचर जो है वो थोड़ा लो होना चाहिए Yes. सोते टाइम। या क्यों? क्योंकि जब हम सोने जाते हैं बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्रीज कम हो जाता है बाई। सो अगर आप कोल्ड रूम में सो रहे हो, यू आर नेचुरली गेटिंग Yeah. इनटू द रिदम टू True. स्लीप. प्लीज हैव अ ब्लैंकेट. आई एम नॉट सेइंग डोंट हैव अ ब्लैंकेट ऑन, बट यू विल फील कोजी इन अ कोल्डर रूम. एंड फोर्थ इज हंग्री. If your stomach is very full when you go to sleep, it will interfere because digestion is still going on. So eat your food 3 times. So 4 चीजें, cold, hunger, deaf and blind. वंडरफुल, एक्सीलेंट। प्रशांत जी, अब आपने अभी शुगर की बात करी तो मेरे माइंड में आ गया, जैसे होता है ना कुछ मीठा हो जाए, फेस्टिवल है तो मीठा चाहिए। घर पे सीरियसली हम लोगों के भी घर में सभी के होता होगा, है ना, खाना खाया उसके बाद कुछ ना कुछ मीठा जरूर चाहिए। शुगर क्रेविंग का क्या करें? खाओ. ये हम सभी को होती है। हाँ, so मैं ये तो नहीं बोलूँगा शुगर मत खाओ, बट मेरे कुछ 3-4 रूल्स है शुगर के. अगर खाना ही है तो नेवर ईट, आई रेकमेंड डोंट ईट शुगर ऑन एम्प्टी स्टमक विच इंक्लूड्स फ्रूट्स. द रीज़न इज जब स्टमक एम्प्टी होती है वो शुगर जाता है, ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करता है, इंसुलिन इमीडिएटली फैट में कन्वर्ट होगा. जब आप खाने के बाद खाएंगे तो ऑलरेडी एक मैश क्रिएट हो गया है, तो उसका अब्जॉर्प्शन थोड़ा आसान से होगा. दूसरा, सपोज आपको खाना नहीं है बट दोपहर को मन हो गया कि कुछ मीठा हो जाए भाई, तो हैव योर स्वीट विथ, पेयर इट विथ समथिंग. डोंट हैव नेकेड शुगर, एम्प्टी कार्ब्स जिसको हम लोग बोलते हैं. आप अगर कुछ मीठा खा रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा फैट ऐड कर दीजिए, थोड़े नट्स ऐड कर दीजिए. अगर आप फ्रूट खा रहे हैं साथ में कुछ चीज़ ऐड कर दीजिए. योगर्ट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल, सो डू दैट. ये भी नहीं करना है और फिर भी खा ही लिया तो 10 मिनट बाद वॉक कर लीजिए. बिकॉज क्या होगा, जब आप वॉक करते हैं एनर्जी चाहिए, तो ये जो भी एक्स्ट्रा शुगर का स्पाइक आया, यू गो एंड रिप्लेस इट. ओनली थिंग आई विल टेल पीपल इज बी केयरफुल अबाउट हाउ मच शुगर यू ईट. बिकॉज ये कब हैबिट में बन जाएगी, जो हम लोग बात करते हैं ना कि मेरे को शुगर स्वीट टूथ है, स्वीट टूथ नहीं है, मेरे को हैबिट है. हैबिट से ये स्वीट टूथ बना. स्पेशली किड्स, ये हैबिट्स फॉर्म होती है इन सो वी पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीट टूथ ऑफ आर किड्स. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली थैंक्स टू बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, तब से हम लोग उनको चीनी, इवन सेरेलेक, 6 महीने के बच्चों को हम लोग सेरेलेक देते हैं, उसमें स्वीट है. तो एक बार बच्चे को वो स्वीटनेस की सेंस आ जाएगी ना, तो फिर वो बढ़ने ही वाला है. तो आई एम नॉट सेइंग डोंट हैव इट, बट फॉलो सम रूल टू ब्लंट द रिस्पॉन्स. एंड एज द लेडी आस्क्ड कि भाई गेट इंटेलिजेंट अबाउट इट. इफ यू आर इन द जोन ऑफ प्री डायबिटिक और डायबिटिक, देन अवॉइड. You still feel like having sweet, switch to sweeteners. अब मैं छोटे छोटे 1-2 सवाल और करके हम लेडीज़ के क्वेश्चंस पर जाते हैं. सो हम अपनी फैमिली की केयर, हेल्थ केयर एंड बच्चों की स्पेशली कैसे कर सकते हैं? आप लोग के हाथ में जादू है. ऑल द लेडीज, हमारी हेल्थ इज कम्प्लीटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द एफर्ट्स दैट ऑल ऑफ यू गाइस कैन यू कैन मेक. दूसरा, आप लोग से डर भी बहुत लगता है. मैं तो बहुत डरता हूँ अपनी बीवी से और बेटी से. तो यूज़ दैट टू योर एडवांटेज. वेदर इट इज़ योर हस्बैंड्स हेल्थ और वेदर इट इज़ योर किड्स हेल्थ, देर आर सर्टन थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल, आई बिलीव, एंड सर्टन थिंग्स दैट आर नॉट. व्हेन आई एम आउटसाइड वर्किंग और व्हेन द किड्स आर एट स्कूल, यू कांट कंट्रोल देम. वो आपके हाथ में नहीं है. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. आपकी वैल्यू सिस्टम्स शायद अच्छी होगी तो योर किड्स विल बी लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल और योर हस्बैंड विल बी लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल. बट इफ इट्स नॉट, यू कांट अवॉइड दैट. वर्सेस व्हेन यू हैव टाइम इन योर स्पेस, then you have to be responsible and you may have to be strict. So for example, हमारे घर में कोई भी चीज खाते टाइम टीवी नहीं देख सकते आप, कुछ भी हो जाए. द रीजन इज बिकॉज 2 चीज.
जब आप टीवी देखेंगे आप इनवेरिएबली देखेंगे यू आर चूइंग वेरी फास्ट. वो तो गई, उसको भूल से टीवी को वो तो खा क्या रहा हो तो पता ही नहीं होगा. एंड हस्बैंड और बच्चों दोनों की बात कर रहा हूँ इन दैट सेंस. व्हेन यू च्यू वेरी फास्ट you will end up overeating. Also when you watch TV, you will continuously want to eat. आप घर से खाना खा के गए पिक्चर देखने फिर भी पॉपकॉर्न तो चाहिए. Because there is something about the visual medium which is telling you that I want to eat. Because you are in that environment of leisure. And leisure में we will eat more. So for that reason, these are one rule that we do. हम लोग कभी भी so yeah, I will lie if I say I don't like chips or I don't like whatever biscuits. But हम लोग कभी इसको लेके घर में स्टॉक नहीं करते. So मेरी बेटी को चिप्स खाना अलाउड है, बट जाके किराने की दुकान से जाके लाना पड़ेगा. तो क्रिएट फ्रिक्शन कि थोड़ा सा. सो मेरी बेटी के मोबाइल फ़ोन में दोनों आपको जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, ब्लिंकिट नहीं मिलेगा. आपको चाहिए आप मेरे को बोलो मैं ला दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई एम जस्ट क्रिएटिंग फ्रिक्शन कि उसके लिए उसको आके बोलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं खुद को स्टॉप कर सकता सो यू विल थोड़ा सा हेजिटेंसी हो गया, रे धूप है यार कहाँ चिप्स, छोड़ आज नहीं खाते हैं चिप्स. दैट इज अंडर योर कंट्रोल. एंड देन ऑफ कोर्स होम कुक्ड फूड. इफ यू कैन मेक देम फॉल इन लव विथ होम कुक्ड फूड देन नथिंग लाइक इट. सो हमारे घर में normally a kids always the problem is when you talk about home cooked food, they find home cooked food boring. So roti sabji dal chawal boring लगते हैं. तो we make हमारे घर में 3 days या 4 days a week evening में something special बनता है और something non roti सब्जी बनता है. तो पिज्ज़ा बनाओ घर पे, nothing stops you. डोसा बनाओ, चाट बनाओ, whatever. So I'm just saying you create that environment in your home where your kid is then not dying to go कि बाहर गया पिज्ज़ा देखा तो फिर 4 पिज्ज़ा पेल लो. Because you've given him enough this thing. And be strict about it. So we are very strict about it. फिर तुमको मेरी छोटी वाली चिल्ला मिल्ली धूम धाम जो करना है करो, नहीं मिलेगा. जब भूख लगेगी ऑटोमेटिक. इट टेक्स 3-4 times they will, but once they realize कि यार नहीं मिलने वाला, they will kind of turn around. Great, very nice. ये तो बहुत ही सब हटा देते हैं Zomato and Blinkit. नहीं मेरे मोबाइल में है. अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारी लेडीज को आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? चलिए, जिसकी बात नहीं की उसकी बात करेंगे. एवरी सिंगल लेडी इन दिस रूम, माई सिंसियर रिक्वेस्ट, स्लीप तो बोल दिया मैंने, प्लीज ज्वाइन अ जिम एंड बिल्ड मसल. Extremely important. And I'll tell you why. Muscle is an organ of longevity. Beyond building muscle, जो हम करते हैं हम बल्क अप हो जाएंगे, बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज यू एज, स्पेशली फॉर वेमेन. आफ्टर यू क्रॉस द एज ऑफ 65, death from fall or injury is the leading cause of death for women. If you are over the age of 65 and if you fall, either if you break your femur or you break your hip bone, there is a 50% chance that you will die in the next 12 months. There is a 75% chance that even if you live, you will not have the same mobility that you have. Which means that the only way to avoid falls is, कभी भी आप गिरेंगे, it's easy for you to climb stairs when you are older, very difficult to go down because balance हिल जाता है हमारा. जब बैलेंस हिलता है, elderly people when they are falling, invariably this comes into play to stop the fall. या तो गिरने से ऐसे बचेंगे या रेलिंग को पकड़ने की ट्राई करेंगे. ये सब चीज के लिए इसका बैकबोन मसल स्ट्रेंथ है. तो if you I'm saying why if, I'm saying whether you want to live longer or not, adding muscle or preserving the decline in muscle will help you massively from every single thing.
After the age of 35 and 40, all of us, men, women, your muscle mass declines significantly. Okay, your quantum of muscle declines by 1% every year, but your muscle strength, ये अभी हम लोग ने कितनी आसानी से इसको खोल लिया, ये सेम चीज मैं 75 के एज में नहीं खोल पाऊंगा, यार खोल देना। तो जो इसके लिए मसल स्ट्रेंथ चाहिए, ये मसल स्ट्रेंथ डिक्लाइंस 3 times फास्टर देन मसल मास। पावर, जब आप नीचे जा रहे हैं, ग्रोसरी बैग उठानी है, जो मसल में जो पावर चाहिए, दिस डिक्लाइंस 8 times फास्टर आफ्टर द एज ऑफ 35-40. सो योर मसल मास डिक्लाइंस 1% a year, strength declines 3 times faster, power declines 8 times faster. तो ये डिक्लाइन तो शुरू हो गया आफ्टर 35. क्वेश्चन इज क्या हम इस डिक्लाइन को अरेस्ट कर सकते हैं? इफ यू आर एबल टू स्लो डाउन दिस डिक्लाइन, एज आई सेड, वी स्टार्टेड द होल सेशन विथ माई फोकस ऑन हेल्थ स्पैन. इफ यू वांट टू बी फिजिकली एक्टिव, मेंटली शार्प and emotionally strong, muscle will play a very, very important role. So that's my request to all the ladies over here. And trust me guys, you will not bulk up. ये बहुत बड़ी complaint होती है girls की, यार मैं जिम जाऊंगी तो बल्की लगूंगी। मैं 12 साल से जिम जाऊँ, मैं बल्क नहीं हुआ तो यार कहाँ से आप लोगों को? ट्रू। अरे मैं शेखर सुमन के शो में गई थी तो वो बोलते हैं आजकल लेडीज़ भी मर्दाना। मैंने अपना बताया कि मैं वर्कआउट करती हूँ तो लेडीज़ भी मर्दाना होने लगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आई फेल्ट द स्ट्रेंथ। मतलब मैं दिल्ली पहले बैग यहाँ पर रख कर जाती थी। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। बहुत जल्दी शोल्डर थकने लगता था। नाउ थैंकफुली आई कैन कैरी। आई फेल्ट कि मेरे शोल्डर्स में इतनी स्ट्रेंथ आई है। और बाकी भी बहुत सी चीज़ों में मैंने खुद को नोटिस किया है, स्टेयर्स चढ़ना उतरना एंड सो मैनी अदर थिंग्स आई फील। सो जैसे अभी हम बाहर गए हुए थे, वहाँ से आते ही वेरी नेक्स्ट डे मुझे था कि मुझे अपने ट्रेनर को बुलाना है। आई फील कि एक ट्रेनर का होना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली होना ज़रूरी है, बिकॉज as you grow older, if you don't, form is very important when you are exercising. If you are out of form or if you try to lift more heavy than you should, chances of injuries true, yeah, is higher. Injuries se bach, right. Prashant ji, we have no words. It was a super wonderful, amazing session. Thank Great. you. बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत कुछ सुना और हम सभी के काम आएगा। एंड जो बिकॉज ऑफ द रेन और ये वेदर जो गड़बड़ हुआ, कुछ लेडीज़ नहीं आ पाई, तो रिकॉर्डिंग है हमारे पास पूरी। Perfect. वो सबके हेल्प करेगी सबको। एंड थैंक यू सो मच। No, thank you Agra, you guys were lovely. Spicy sugar. Thank you, really appreciate it. Thank you. Simply awesome. सो फ्रेंड्स, आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। प्रशांत जी की बातें सुनने के बाद हम सब में तो हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। आप भी इस वीडियो का फायदा उठाएं और इसे किसी अपने के साथ जरूर शेयर करें जिससे कि उसके भी काम आ सके। इसी के साथ चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दिल की बातों के साथ। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।